नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी फ्रेंड्स और मैं आपका स्वागत करता हूं आपकी आज की अपनी इस करंट अफेयर्स की वीडियो में 28 फरवरी 2019 करंट अफेयर्स में। तो आज के नॉर्मल करंट अफेयर्स को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स एक ट्रैजिक न्यूज़ है। आपको पता है कि 26 फरवरी को हमने हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने जैश ए मोहम्मद के बहुत सारे टेरर कैंप्स पर अटैक किया था। तो उस अटैक में बहुत सारे जो जैश ए मोहम्मद के कैडर्स थे उनको एलिमिनेट कर दिया गया था। खासकर एक बहुत बड़ा इनका कैंप था बालाकोट में, जहां पे इनके बहुत सारे कैडर्स को एलिमिनेट किया गया जैश ए मोहम्मद के। और कहा जाता है कि बहुत क्लोज रिलेटिव्स जो कि जैश ए मोहम्मद के चीफ हैं मौलाना मसूद अजहर के, उनको भी एलिमिनेट कर दिया गया है। तो इसके रिस्पॉन्स में आज पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन साइड पे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है ना, उसको टारगेट करने की कोशिश की। हालांकि उनको उनके अटेम्प्ट को फॉयल कर दिया गया। उसके जो F-16 आए थे उसको हमने पीछे धकेला अपने फाइटर प्लेन से। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई फ्रेंड्स कि हमारे साइड का भी एक MiG-21 लॉस्ट हो गया और उसके जो पायलट थे वो भी मतलब मिसिंग है एक्शन में। और अभी अभी एक वीडियो रिलीज हुई है जिसमें ये कहा गया है कि वो पायलट पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान आर्मी ने उस वीडियो को रिलीज किया है, उस पायलट को खड़े होकर उससे पूछते हुए उसका नाम वगैरह। तो नाम मैं यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगा, आपने सबने देखा ही होगा। तो ये एक ट्रेजिक सी न्यूज़ आई है। उसके साथ साथ एक और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट है कि एक Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर IF का वो भी क्रैश हो गया है 27 फरवरी 2019 को। वो श्रीनगर से उड़ा था सुबह 10 बजे रूटीन मिशन पे, और 10:10 पे JNK में एक बडगाम नाम की जगह है, बडगाम BUDGAM, वहां पे वो क्रैश हो गया है। तो उसमें जो लोग थे उनको फैटल इंजरीज हुई हैं। इस पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई गई है। ठीक है, तो पाकिस्तान क्लेम कर रहा था कि ये भी उसने किया है, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो ये दो न्यूज़ थी, तो बहुत ही ट्रेजिक न्यूज़ है। आगे आने वाले टाइम में देखते हैं कि ये एस्केलेशन कितना आगे बढ़ता है। वॉर बोल रहे हैं लोग, वॉर कर लो, वॉर कर लो। वॉर इज नॉट अ सॉल्यूशन, वॉर इज द वर्स्ट थिंग विच कैन हैपन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और वो किसी के भी हित में नहीं है। ठीक है, तो देखिए उसके आगे क्या होता है। तो अब हम अपनी नॉर्मल करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहली न्यूज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है। इसके बारे में हम कुछ बैकग्राउंड जानेंगे और उसके कुछ इनिशिएटिव्स है रिसेंट, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर चिप्स रिलीज हुई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए, हमारी डाटा सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। इसको देखेंगे। फिर साउथ कोस्ट रेलवे, आंध्र प्रदेश में नया रेलवे डिवीजन बनाया जा रहा है। फिर सेकेंड एडिशन इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का लॉन्च कर दिया गया है। फिर उसके बाद वर्ल्ड लार्जेस्ट और हैवीएस्ट भगवत गीता, जिसको इस्कॉन ने बनाया है, इसको प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया। फिर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जो KYC नॉर्म्स कराने जरूरी हैं उसको एक्सटेंशन दिया गया है। फिर शागोस आइलैंड का इशू हम देखेंगे। ICJ की रूलिंग आई है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, मॉरिशस के फेवर में, बट वो एक एडवाइजरी रूलिंग है, जजमेंट नहीं है। फिर 9 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिजीम के अंदर लेके आया गया है। फिर एक 2 डे वर्कशॉप हुई है हीट वेव रिस्क रिडक्शन। तो हीट वेव्स क्या होती है ये देखेंगे, और कुछ वन लाइनर न्यूज है उनको भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स कि ये जो NCDC है एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। क्यों? क्योंकि उसको 13 मार्च 1963 डेटेड एक एक्ट के थ्रू बनाया गया है। इस NCDC का काम क्या है कि भाई प्लान करना और प्रमोट करना उन प्रोग्राम्स का जो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोसेस करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, फूड स्टफ्स का, इंडस्ट्रियल गुड्स का, लाइफ स्टॉक का, नोटिफाइड कमोडिटीज का, सर्विसेज का, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पे। यहां पे जो कीवर्ड्स है ना फ्रेंड्स, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। अब सवाल यहां पे ये आता है कि भाई ये कोऑपरेटिव का मतलब क्या है। यहाँ पे कोऑपरेटिव को कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत मायना दी गई है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। देखिए कोऑपरेटिव का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि देखिए हमारे यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, रूरल एरियाज में मैक्सिमम आबादी हमारी रहती है, तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पहुँच नहीं सकता। तो लोग आपस में भला करने के लिए क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग मिलके एक वेंचर सा बना लेते हैं, और उस वेंचर को वो नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस पे चलाते हैं, बस उसको कोऑपरेटिव कहते हैं। जब आप कोई एक वेंचर बना लो जिसको आप नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस पे चला रहे हो, कि बस अपने एक्सपेंसेस मीट कर रहे हो उसके थ्रू, और बाकी आप लोगों की भलाई के लिए उस काम को कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव्स। और ये नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पे ही काम करता है। अब इस NCDC ने अभी रिसेंटली किया क्या है कि ये न्यूज में देखिए। सबसे पहले तो अक्टूबर 2019 में एक इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर
ऑर्गेनाइज किया जाएगा न्यू दिल्ली में। ये कौन ऑर्गेनाइज करेगा? एनसीडीसी करेगा। फिर इस कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर में होगा क्या? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिसमें बेचा जा सके, मार्केट किया जा सके, प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया जा सके, कॉन्फ्रेंस कराई जा सके, फिर बेचने वाले और खरीदने वाले की मीटिंग हो सके, नेटवर्किंग हो सके, पॉलिसी एडवोकेसी हो सके, नेशनल और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स की और रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस की। यानी जो इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर है, इसको भले ही एनसीडीसी करा रहा है, पर दुनिया भर के कोऑपरेटिव्स आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। अब दुनिया भर के कोऑपरेटिव्स यहाँ पे आएंगे फ्रेंड्स, अपनी स्ट्रैटेजीज को बताएंगे, अपने आइडियाज को शेयर करेंगे, तो उसको हम भी गेन करेंगे। अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे क्या अच्छी चीजें हो रही हैं उससे गेन कर पाएंगे और उससे अपने यहाँ पे इंप्लीमेंट करके उसका फायदा उठा पाएंगे, तो एक अच्छा स्टेप है। फिर एनसीडीसी एक चीज के लिए और न्यूज में था फ्रेंड्स कि इसने एक नई स्कीम लॉन्च की थी नवंबर 2018 में, जिसका नाम था युवा सहकर। युवा सहकार का नाम क्या था, काम क्या था कि भाई यंग एंटरप्रेन्योर्स जो है ना कोऑपरेटिव फील्ड में, उनको विंग्स दी जाए, उनको कुछ मदद दी जाए, ठीक है, ताकि ये जो न्यूली फॉर्म कोऑपरेटिव्स हैं जिनको नए यंग एंटरप्रेन्योर्स ने बनाया है, वो कोऑपरेटिव स्टार्टअप एंड इनोवेशन फंड जो कि एनसीडीसी के अंदर में काम करता है उसकी मदद ले सकें। अब इस कोऑपरेटिव स्टार्टअप और इनोवेशन फंड में से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने ये न्यूली फॉर्म कोऑपरेटिव्स चलाए हैं, उनको कुछ ज्यादा प्रेफरेबल असिस्टेंस दी जाएगी, लिबरलाइज असिस्टेंस दी जाएगी। साथ साथ कोऑपरेटिव्स जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में रजिस्टर्ड हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, उनको लिबरलाइज असिस्टेंस दी जाएगी। फिर वो कोऑपरेटिव्स जिसमें 100% वुमेन, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के मेंबर्स काम कर रहे हैं, उनको लिबरलाइज असिस्टेंस दी जाएगी। यानी कुछ स्पेशल केसेस में इस कोऑपरेटिव स्टार्टअप और इनोवेशन फंड से कुछ लोगों को स्पेशल हेल्प दी जाएगी। फिर फ्रेंड्स, इंडिया की पहली इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर चिप को बनाया गया है। तो इस इंडिया की पहली इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर चिप को बेंगलुरु बेस्ड एक सेमीकंडक्टर कंपनी जिसका नाम है सिग्नल चिप, इसने बनाया है। किसके लिए? 4G LTE और 5G NR मॉडेम्स के लिए। देखिए इसके मैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स में तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि टेक्निकल एस्पेक्ट्स में जाना मेरा काम नहीं है फ्रेंड्स, और मुझे उतना पता भी नहीं है और आपको भी उतना पता करने की जरूरत नहीं है। जहां तक बात आती है LTE की, तो LTE एक 4G मोबाइल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है। बस इतना आप अपने दिमाग में रखिए, बाकी आपको LTE के बारे में जानने की कोई खास जरूरत नहीं है, जान के आप कर भी क्या पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो LTE को बोलते हैं लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, जान के करने वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पे जो काम का है बस मैं उतना कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इसके बाद जो चिप्स लॉन्च की गई है ना, उनके नाम कुछ इस तरीके से हैं। 4 चिप्सों को लॉन्च किया गया है, वो है SCBM3412, SCBM3404, SCRF 3402, SCRF 4502। अब ये 2x2 रिसीवर फॉर 5G NR LTE, 4x4 LTE, 4G LTE, इसको छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं, 4 नाम याद रखिए। SCBM3412, SCBM3404, SCRF 3402, SCRF 4502। तो देखिए अब इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर चिप्स लॉन्च हो गई हैं, इससे फायदा क्या होगा इंडिया को? देखिए इंडिया में क्या है ना फ्रेंड्स, जो हम लोग के यहाँ पे डाटा रन कर रहा है उसकी सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अगर हमें अपने डाटा को सिक्योर करना है तो हमें अपनी खुद की चिप्स बनानी पड़ेगी। अब सेमीकंडक्टर चिप्स ऑलमोस्ट हर चीज में लगती हैं फ्रेंड्स, मोबाइल्स में भी लगती हैं, लैपटॉप्स में भी लगती हैं। और अगर ये चिप्स मान लीजिए आप चाइना से मंगा के लगा रहे हो फोन में, या मान लीजिए चाइना से कोई फोन बन के आ रहा है उसमें चाइना की चिप लगी बन के आ रही है, तो अगर चाइना अपनी किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू उस चिप में कोई स्पाई डिवाइस लगा के भेज रहा है तो हम उसको डिटेक्ट कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमारी खुद की इंडिजीनियस चिप्स होना जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपनी खुद की इंडिजीनियस चिप्स को लगा के गैजेट्स में यूज करेंगे तो हम अपने डाटा को ज्यादा सिक्योर रख पाएंगे। और उसी जगह पे अगर हम बाहर से चिप मंगा के काम कर रहे हैं तो उस चिप में कितनी डाटा सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सकता है ये हम कह नहीं सकते। फिर ये जो इंडिजीनियस चिप्स बनाई गई हैं ये इंडिया के नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नाविक के साथ भी कंपैटिबल हैं, तो ये एक और अच्छी चीज है फ्रेंड्स। और खास बात ये है कि इंडिया में अभी 1.1 बिलियन फोन से भी ज्यादा फोन्स यूज हो रहे हैं, जो कि वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट हैं। तो सिग्नल चिप इस तरीके की जो आपकी इंडिजीनियस चिप टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, उससे होगा क्या कि ये जो टेलीकॉम नेटवर्क है, टेलीफोन नेटवर्क है, वो और इंटेंसिफाई होगा और डाटा सिक्योरिटी आगे फ्यूचर में बढ़ेगी। फिर हम साउथ कोस्ट रेलवे की बात करेंगे फ्रेंड्स। हुआ यह था कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के थ्रू आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को 2 स्टेट्स में तोड़ दिया गया था।
अब उसके चलते ये बात कही गई थी कि भाई एक नया रेलवे जोन बनाया जाना चाहिए आंध्र प्रदेश में, तो उस पर बहुत ध्यान दिया गया और एक नया रेलवे जोन बनाया गया आंध्र प्रदेश के लिए, जिसका नाम है साउथ कोस्ट रेलवे। अब साउथ कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होगा? विशाखापट्टनम में होगा। साउथ कोस्ट रेलवे में क्या क्या आएगा? गुंतकल, गुंटूर और विजयवाड़ा डिवीजन आएंगे। फिर अगर आप जो बचा हुआ हैदराबाद, सिकंदराबाद और नांदेड़ डिवीजन की बात करिए तो ये तेलंगाना है फ्रेंड्स, ये वाले किस में आते हैं? साउथ सेंट्रल रेलवे में। तो साउथ सेंट्रल रेलवे में आएंगे हैदराबाद, सिकंदराबाद और नांदेड़ डिवीजन जो कि तेलंगाना में आते हैं। और आंध्र प्रदेश के लिए क्या बन गया? साउथ कोस्ट रेलवे SCOR, जिसमें आएगा गुंताकल, गुंतूर और विजयवाड़ा डिवीजन। ठीक है। फिर फ्रेंड्स एक और न्यूज आई है कि भाई इंडियन साइन लैंग्वेज जो डिक्शनरी है उसका सेकेंड एडिशन लॉन्च कर दिया गया है। अब इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने इसको लॉन्च किया है। अब और किसके थ्रू इसको बनाया गया है? तो इसको बनाया गया है फ्रेंड्स आपका इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के थ्रू, ISLRTC के थ्रू। ये जो ISLRTC है फ्रेंड्स, ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज के अंदर में काम करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के अंदर में है। जो पहला वर्जन बना था डिक्शनरी का वो बना था 23 मार्च 2018 को, जिसमें 3000 वर्ड्स थे। अब ये जो सेकेंड एडिशन बना है इसमें 6000 वर्ड्स है और वो वर्ड्स प्रॉपरली कैटेगराइज्ड है एकेडमिक, लीगल, मेडिकल, टेक्निकल और एवरीडे टर्म्स में। तो प्रॉपर कैटेगराइजेशन के साथ इसको बनाया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है। और इसी ISLRTC का यूट्यूब चैनल भी है फ्रेंड्स, जिसमें 1000 से ज्यादा वीडियोस अपलोडेड है साइन लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, उसका लिंक आपको PIB में, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में मिल जाएगा। तो वो बहुत बेस्ट तरीका है इस साइन लैंग्वेज को सीखने का, क्योंकि वीडियो के माध्यम से चीजें सीखना बहुत आसान होता है। फिर अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड की लार्जेस्ट और हैवीएस्ट भगवत गीता। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट और हैवीएस्ट भगवत गीता को दिल्ली इस्कॉन टेम्पल में लॉन्च किया गया है। द बुक का साइज है 2.8 मीटर्स बाय 2 मीटर्स। इसमें 670 पन्ने हैं। इसका वजन है 800 kg। ये दुनिया की सबसे बड़ी सैक्रेड बुक मानी जा रही है। इसको प्रिंट किया गया है मिलान, इटली में। किस पे प्रिंट किया गया है? यूपो सिंथेटिक पेपर पे प्रिंट किया गया ताकि ये अनटीरेबल रहे, वाटरप्रूफ रहे। अब इसको बनाया किसने? इस्कॉन ने बनाया फ्रेंड्स। तो इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये हरे कृष्णा मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड वाइड कॉन्फेडरेशन है, 400 टेम्पल्स का, बहुत सारे इनके वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स भी चलते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, एक न्यूज आई है कि नो योर कस्टमर नॉर्म्स सारे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को पूरे करने हैं। अभी क्या था कि इस प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो भी कंपनी इशू कर रही हैं, उनके लिए जो KYC नॉर्म्स है उनको 28 फरवरी 2019 तक पूरा करना था। लेकिन जो ई वॉलेट कंपनीज का जो टारगेट चल रहा था वो थोड़ा सा पीछे चल रहा था। तो उसके चलते हुआ ये कि ये कंपनीज चाह रही थी कि हमको थोड़ा सा टाइम एक्सटेंशन दिया जाए अपने नो योर कस्टमर नॉर्म्स को पूरा करने के लिए। तो उस टाइम एक्सटेंशन को उनको दिया गया है और वो टाइम इनका 6 महीने आगे कर दिया गया, यानी 6 महीने इनको और टाइम मिलेगा अपने नो योर कस्टमर नॉर्म्स को पूरा करने के लिए। ये जो कंडीशन लाई गई थी कि भाई एंड ऑफ फरवरी 2019 तक आपको नो योर कस्टमर नॉर्म्स पूरे करने, ये अक्टूबर 2017 में लाई गई थी और अब इसको 6 महीने से बढ़ा दिया गया है। अब ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं? अगर आप इसकी विकिपीडिया की डेफिनेशन देखेंगे फ्रेंड्स तो लिखा हुआ है कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर मेथड्स दैट फैसिलिटेट्स परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर्ड ऑन सच इंस्ट्रूमेंट्स। द वैल्यू स्टोर्ड ऑन सच इंस्ट्रूमेंट्स रिप्रेजेंट्स द वैल्यू पेड फॉर बाय द होल्डर बाय कैश, डेबिट और बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड। The prepaid instruments can be issued as smart cards, magnetic stripe cards, internet accounts, online wallets, mobile wallets, paper watches, vouchers and such instruments used to access prepaid account। देखिए फ्रेंड्स, कुल मिला के एक चीज समझिए कि मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल आप देखते होगे फ्रेंड्स कि किसी किसी के हमको एक शॉपिंग कार्ट टाइप की मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लियर टिप वॉलेट देख लीजिए, बिग बास्केट वॉलेट देख लीजिए। तो अगर आपके पास बिग बास्केट वॉलेट है तो उस बिग बास्केट वॉलेट के थ्रू आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं बिग बास्केट से, ऑलमोस्ट हर चीज खरीद सकते हैं बिग बास्केट से। उसी तरीके से एयरटेल वॉलेट आ गया है फ्रेंड्स। अगर आप एयरटेल का मोबाइल यूज करते हैं और पोस्ट पेड वाला, तो अगर आप उसकी एयरटेल की ऐप डाउनलोड करोगे ना तो वहां पे एयरटेल वॉलेट आ गया है। तो बहुत सारी कंपनीज के अपने अलग अलग वॉलेट आ गए हैं।
तो ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें आप शॉपिंग कर सकते हैं, और उसमें पैसा आप कैश भी डाल सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी डाल सकते हो, डेबिट कार्ड के थ्रू भी डाल सकते हो। तो ये होते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें आप पैसे को चाहे कार्ड से डालो चाहे ऑनलाइन डालो, उसको इस्तेमाल करके आप कुछ ना कुछ खरीद सकते हो, खर्च कर सकते हो। तो ये आपके स्मार्ट कार्ड के फॉर्म में भी हो सकते हैं, मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स के फॉर्म में हो सकते हैं, ऑनलाइन अकाउंट्स भी हो सकते हैं, मोबाइल अकाउंट्स भी हो सकते हैं, पेपर वाउचर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इन्हीं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बोला गया था कि भाई 28 फरवरी 2019 तक आप अपने नो योर कस्टमर नॉर्म्स पूरे करिए। बट ये अपने नो योर कस्टमर नॉर्म्स पूरे नहीं कर पाए हैं, इसलिए इनको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। और अगर आप देखोगे ना एक लॉजिक से फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, क्लोज्ड, ओपन। तो ओपन वाले टाइप में आपके क्रेडिट कार्ड्स भी एक तरीके से प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट कार्ड्स हैं, पर ऑब्वियस ही बात है क्रेडिट कार्ड्स नो योर कस्टमर नॉर्म्स को पूरा करने के बाद ही दिए जाते हैं। तो यहां पे जो 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है वो इस तरीके के मोबाइल वॉलेट्स को मिला है, जैसे बिग बास्केट वॉलेट हो गया, क्रिएटिव वॉलेट हो गया, एयरटेल वॉलेट हो गया, ऑक्सीजन वॉलेट हो गया, मोबीक्विक वॉलेट हो गया। इन वॉलेट से फ्रेंड्स आप बहुत सारी तरीके की पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जोमेटो से खाना खरीदते हैं या स्विगी से खाना खरीदते हैं, तो जब आप पेमेंट पे जाते हैं तो भी आप कभी कभी इनमें से किसी वॉलेट के थ्रू आप पेमेंट भी वहां पे कर सकते हैं। तो इस तरीके के वॉलेट्स बहुत जगहों पे बहुत हैंडी काम आ जाते हैं। फिर अभी अभी एक रूलिंग आई है फ्रेंड्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की शागोज आइलैंड्स को लेके। देखिए शागोज आर्किपेलागो है जो कि ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है, यानी इंडियन ओशन में जो ब्रिटिश की टेरिटरीज है वो ये शागोज आर्किपेलागो। इसमें बहुत सारे आइलैंड्स जैसे सलमन आइलैंड्स, पेरोज आइलैंड्स, नेल्सन आइलैंड्स, डेंजर, ईगल आइलैंड्स, एगमॉन्ट आइलैंड्स, डियागो गार्सिया। तो पूरा शागो आर्चिपेलागो है, इसका जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो है आपका डियागो गार्सिया। अब अभी हुआ क्या फ्रेंड्स कि अभी अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक रूलिंग दी है। रूलिंग क्या, एक एडवाइजरी ओपिनियन दिया है जिसमें यह कहा है कि द यूनाइटेड किंगडम शुड एंड इट्स कंट्रोल ऑफ द शागोज आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन एज रैपिडली एज पॉसिबल। यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने जो इस शागोज आइलैंड पे अपना कंट्रोल बना रखा है उसको अपना कंट्रोल जल्दी से जल्दी हटाना चाहिए, और वो कंट्रोल मॉरिशस को देना चाहिए, क्योंकि इन आइलैंड्स को मॉरिशस से लॉफुली सेपरेट नहीं किया गया था। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है, बहुत मेजर रूलिंग है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपका यूएन का सबसे बड़ा कोर्ट है। तो इसका कहने क्या, भले ही बाइंडिंग ये डिसीजन नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये डिसीजन बाइंडिंग नहीं है, इस डिसीजन की बहुत ज्यादा वैल्यू है। तुरंत ही यूके फॉरेन ऑफिस का एक जवाब आया है कि ये सिर्फ एक एडवाइजरी ओपिनियन है, ये एक जजमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। हुआ ये था फ्रेंड्स कि 1965 में इंग्लैंड ने मॉरिशस से शागोज आर्चिपेलागो, शागोज आइलैंड्स को अलग कर दिया था, और मॉरिशस को आजादी कब मिली, 1968 में। तो 1968 में मॉरिशस को आजादी मिली, और उससे 3 साल पहले ही मॉरिशस से शागोज आइलैंड को अलग कर लिया गया। अब उस शागोज आइलैंड में लगभग 1500 आइलैंडर्स रहते थे, उनको जबरदस्ती डिपोर्ट करके मॉरिशस भेज दिया गया, शागोज आइलैंड को खाली करा दिया गया, और शागोज आइलैंड का जो सबसे बड़ा आइलैंड था डियागो गार्सिया, वो यूएस को दे दिया गया अपना एयरबेस बनाने के लिए। और आज की भी डेट में डियागो गार्सिया पे यूएस का एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है, ठीक है। और ब्रिटिश ने क्या किया कि 2016 में ये जो डियागो गार्सिया की जो लीज दी है उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को, वो 2036 तक एक्सटेंड कर दी, और कहा कि हम डियागो गार्सिया के जो ओरिजिनल आइलैंडर्स हैं उनको वहां पे जाकर रहने की परमिशन नहीं दे सकते। 2017 में मॉरिशस ने सक्सेसफुली यूनाइटेड नेशंस में पिटीशन डाला कि भाई एडवाइस दे ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कि ये जो सेपरेशन किया था आपने मॉरिशस से शागोज आइलैंड्स का 1965 में, क्या वो सही है या नहीं है। और जब इस पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सुनवाई की तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना एडवाइजरी ओपिनियन देते हुए कहा कि यूके ने ये जो किया था कि उसके इंडिपेंडेंस से 3 साल पहले शागोस आइलैंड को उससे अलग कर दिया, ये यूके ने सही नहीं किया, और अब यूके को अपना कंट्रोल वहां पे छोड़ देना चाहिए। देखिए मॉरिशस ये किस बेसिस पे कह रहा है, मॉरिशस ये कह रहा है आपका कॉलोनियल डिक्लेरेशन की बेसिस पे। कॉलोनियल डिक्लेरेशन एक यूएन रेजोल्यूशन 1514 है फ्रेंड्स, जिसमें यह साफ साफ कहा गया है कि जो कॉलोनियल कंट्रीज में जो लोग रहते हैं उनके पास अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है। ये कॉलोनियल डिक्लेरेशन आपका 1960 में आया था, और सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट का मतलब यह है कि आप
उसको इंडिपेंडेंस देने से पहले आप उसको उसके टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। यानी आप उसको इंडिपेंडेंस दे रहे हो और इंडिपेंडेंस देने से पहले आपने उसको बहुत सारी कॉलोनीज में तोड़ दिया। अगर आप कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि जो कॉलोनियल कंट्रीज थी, अगर वो किसी एक बड़े से हिस्से को छोटे 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 भागों में तोड़ रहे हैं, तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि उनमें से कुछ छोटे भागों में वो अपना कब्जा बना के रखेंगे। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। आज भी ऐसे बहुत से आइलैंड्स और टेरिटरीज है जिन पे आज तक फ्रांस और यूके का राज है। जब से कॉलोनाइज थी तब भी उनका राज था, आज भी उनका राज है। अब देखिए, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो डिसीजन आया है, भले ही बाइंडिंग ना हो, लेकिन मॉरल प्रेशर और इंटरनेशनल प्रेशर यूके पे अब बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाला है। हालांकि शागोज आर्चिपेलागो यूके मॉरिशस को दे देगा, ये हाल ही में जल्दी होने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यूके इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इन्वॉल्व है, क्योंकि डियागो गार्सिया पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है, जो कि ना ही यूएस आसानी से छोड़ने वाला है और ना ही यूके शागोस आर्चिपेलागो को मॉरिशस को बहुत आसानी से देने वाला है, क्योंकि दोनों बहुत स्ट्रांग कंट्री हैं और मॉरिशस एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है। फिर हम बात करेंगे भाई 9 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रिजीम में लेके आया है। तो ये डिसीजन किसने लिया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लिया है। 9 एमएफपीज को जोड़ा गया है एमएसपी के अंदर, जो कि वो 9 कौन से हैं? बकुल ड्राइड बार्क, फिर दूसरा कुटज ड्राइड बार्क, फिर नोनी आल ड्राइड फ्रूट्स, फिर सोनपथा सियोनाक पॉट्स, फिर चानोथी सीड्स, फिर कलीहरी ड्राइड ट्यूबर्स, फिर मकोई ड्राइड फ्लूइड्स, फिर अपंग प्लांट, और फिर आखिरी है सुगंधनत्री रूट्स ट्यूबर्स। तो अब जो टोटल नंबर ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आ गए हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिजीम के अंदर, वो है 49। ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिज्यूम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए फ्रेंड्स को 2013 में शुरू किया गया था, ताकि ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जो इकट्ठा करते हैं, इनको इनकी मेहनत के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पैसा मिल सके। इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए नोडल मिनिस्ट्री है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को इस चीज को इंप्लीमेंट करने में टेक्निकल सपोर्ट कौन देता है? वो देता है ट्राइफेड। देखिए फ्रेंड्स, ट्राइबल प्रोडक्ट्स में अगर आपको एमएसपी डिक्लेयर करना है ट्राइबल प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो करेगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। किसकी मदद से? ट्राइफेड की मदद से। और ये ट्राइफेड सेंट्रल नोडल एजेंसी है जो इंप्लीमेंट करेगी और मॉनिटर करेगी इस एमएसपी फॉर एमएफपी स्कीम को स्टेट लेवल मॉनिटरिंग एजेंसीज के थ्रू। यानी स्टेट लेवल पे मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं। देखिए, जब भी ट्राइबल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बेचेंगे, तो भाई स्टेट लेवल की किसी एजेंसी को ही बेचेंगे ना। तो स्टेट लेवल की एजेंसी उनको ठीक तरीके से खरीद रही कि नहीं खरीद रही है, ठीक तरीके से पैसा दे रही है ट्राइबल्स को नहीं दे रही है, उसको कौन देखेगा? उसको कौन इंप्लीमेंट करेगा? उसको ओवरव्यू कौन करेगा? वो ट्राइफेड करेगा। तो टेक्निकल सपोर्ट ट्राइफेड देगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। तो आप समझ सकते हैं कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसमें आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन डिक्लेयर कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स डिक्लेयर कर रहा है फ्रेंड्स। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में रिकमेंडेशंस कौन देता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए? तो वो देता है आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। और उसको अप्रूवल कौन देता है? तो अप्रूवल देता है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब अभी एक वर्कशॉप हुई है जो कि आपकी बेस्ड है फ्रेंड्स हीट वेव रिस्क रिडक्शन पे। तो क्या हुआ है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अभी 2 दिन की नेशनल वर्कशॉप चलाई है हीट वेव रिस्क रिडक्शन पे, 27 से 28 फरवरी 2019। देखिए फ्रेंड्स, गर्मियां आ रही हैं और ग्लोबल वार्मिंग के चलते फिर से एक्सट्रीम टेम्परेचर्स आने वाले हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो उसके लिए एडवांस में ही प्रिपरेशन की जा सके, इसलिए ये वर्कशॉप लगाई जा रही है, जिससे स्टेट्स को प्रिपेयर करने के लिए और स्पेसिफिक हीट एक्शन प्लान्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा एडवाइस दी जा सके, थोड़ा सपोर्ट दिया जा सके, थोड़ा सा मोबिलाइज किया जा सके, सेंसिटाइज किया जा सके। तो इसमें होगा भी क्या कि जो बहुत वल्नरेबल स्टेट्स है, जो बिल्कुल कोर स्टेट्स है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान टाइप के स्टेट्स हो गए, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हीट वेव्स को काउंटर करने के लिए, उनके सुझावों को भी इंक्लूड किया जाएगा हीट वेव से लड़ने के लिए। बाकी स्टेट्स भी उनसे सीखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से इस हीट वेव से लड़ा है, कैसे सब कुछ ठीक किया है। अब देखिए, हीट वेव नॉर्मली होती कब है और क्राइटेरिया क्या है हीट वेव को डिक्लेयर करने का? तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हीट वेव तब मानी जाती है जब एक स्टेशन का टेम्परेचर अगर प्लेन में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा पहुंच जाए, कोस्टल एरियाज में 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा पहुंच जाए, या फिर हिली रीजन्स में 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा पहुंच जाए। क्राइटेरिया क्या है इसको डिक्लेयर करने का?
कि भाई नॉर्मल से डिपार्चर देखिए, तो अगर नॉर्मल से 4.5 डिग्री टू 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज्यादा हो गया है तो उसे आप हीट वेव डिक्लेयर कर सकते हो। और अगर टेम्परेचर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा चला गया है नॉर्मल से डिपार्चर, तो आप उसको सीवियर हीट वेव डिक्लेयर कर सकते हो। दूसरा क्या है कि एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर अगर देखा जाए, ये केवल प्लेन्स की बात हो रही है, तो प्लेन एरियाज में अगर एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चला जाता है तो उसको आप हीट वेव डिक्लेयर करोगे। अगर वो 47 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चला जाता है तो उसको आप सीवियर हीट वेव डिक्लेयर कर सकते हो। 47 डिग्री बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं। और ये तब होगा जब ऐसा एक सब डिविजनल जगह पे कम से कम 2 स्टेशंस में जाए 2 दिनों के लिए, तब आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं हीट वेव। ठीक है फ्रेंड्स, आप कुछ वन लाइनर न्यूज देख लेते हैं। देखिए, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2019 को मैंने बहुत ढंग से कल की करंट अफेयर्स की वीडियो में कवर किया था, तो अगर आपने कल की करंट अफेयर्स की वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उसको जाके जरूर देखें फ्रेंड्स। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल को कौन ऑर्गेनाइज कराता है? नेशनल सर्विस स्कीम और नेहरू युवा केंद्र संगठन मिलके ऑर्गेनाइज कराता है अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और इस बार की 2019 के फेस्टिवल की जो थीम है वो है बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशंस एंड कंट्रीब्यूट टू द पॉलिसी। आगे चलते हैं। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिया जाएगा 28 फरवरी 2019 को। ये जो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिया जाएगा फ्रेंड्स, ये 2016 के लिए दिया जाएगा, 2017 के लिए दिया जाएगा, 2018 के लिए दिया जाएगा। और देंगे कौन? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर देंगे। अब बात यह है कि शांति स्वरूप भटनागर जी थे कौन? तो ये शांति स्वरूप भटनागर जी फ्रेंड्स फाउंडर डायरेक्टर थे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के। इस अवार्ड को 1958 से दिया जा रहा है। और एक बात हमेशा दिमाग में याद रखिए, चूंकि शांति स्वरूप भटनागर जी फाउंडर डायरेक्टर थे CSIR के काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए, तो आप याद रखिएगा कि शांति स्वरूप प्राइज को हमेशा साइंस और टेक्नोलॉजी डोमेन के लिए दिया जाता है। तो अवार्ड किसको दिया गया एग्जैक्टली ये तो जब कल न्यूज आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और दिया किस फील्ड में जाता है हमेशा याद रखिए, इस सवाल को 2-3 जगह पे पूछा भी जा चुका है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड के लिए दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 3 और बैंक्स को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के फ्रेमवर्क से निकाल दिया गया है। एक है इलाहाबाद बैंक कोऑपरेशन बैंक जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक से, गवर्नमेंट बैंक से, और प्राइवेट बैंक कौन सा है? धनलक्ष्मी बैंक। तो वो अब RBI के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से बाहर है। शक्तिकांता दास जी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए। जो चीज बाकी उर्जित पटेल मानने को तैयार नहीं हो रहे थे वो अब के अभी के गवर्नर लगे हाथ करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। पहले इन रिस्ट्रिक्शंस को यानी PCA फ्रेमवर्क को कहां से हटाया गया था? बैंक ऑफ इंडिया से, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से। अब देखिए, जब फ्रेंड्स आप प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाते हैं, देखिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन किसी बैंक पे तब लगाया जाता है जब कुछ सर्टेन बेंचमार्क्स वायलेट हो जाते हैं, जैसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है ना? तो होता क्या है कि जब आप किसी पे बैंक पे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क लगाते हो तो उसकी लेंडिंग कैपेसिटी सफर करती है, वो ज्यादा पैसा उधार पे नहीं दे सकती, उसको कैपिटल ज्यादा मेंटेन करना होता है, वो ब्रांच एक्सपेंशन ज्यादा नहीं कर सकती, इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं कर सकती। तो इस तरीके के लिमिटेशंस लगा दिए जाते हैं उस बैंक पे। और अभी गवर्नमेंट एक्सपेंशनिस्ट मोड में है, इलेक्शंस आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि बहुत सारा पैसा बैंक के लोन दे, ठीक है, लोगों को। तो उसके लिए अगर वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के अंदर में होंगी तो वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएंगी। इसीलिए यहां पे धीरे धीरे करके प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से बैंकों को बाहर निकाला जा रहा है। लेटेस्ट इलाहाबाद कॉर्पोरेशन बैंक और धनलक्ष्मी बैंक को बाहर निकाल लिया गया है। तो काम भर की करंट अफेयर्स हमने आज की देख ली फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना हो सके फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे। Goodbye.